cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा और cos 2 गामा की वैल्यू 0 थी, याद आया कि नहीं? अच्छा, एक बार हम इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, एक बार इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, एक बार इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। समझ में आ रहा होगा? तो ये बन जाएगा 2 सिग्मा cos स्क्वायर अल्फा और -3 इक्वल टू 0। देखो सही लिखा है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? तो यहां से cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 3/2 आ रही है क्या? यही दिया था क्या? अच्छा, यही था ना? अच्छा, ऐसे ही हम cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, cos 2 गामा को साइन के टर्म में भी लिख सकते हैं कि नहीं? याद है, दोनों रिजल्ट मैंने लिख के दिए थे आपको। इसको आप लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, इसको आप लिख देते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा, इसको आप लिख देते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0। यहां से 3 - 2 सिग्मा साइन स्क्वायर गामा आ जाता है। तो सिग्मा साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ जाती है भाई? 3/2। ये दोनों 3/2 आ गए। यहां तक आप पहुंच गए होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, इसके अगले वाले पार्ट को आप नहीं कर पाए होंगे, हाँ या ना? गुड, अगला वाला पार्ट करते हैं। देखो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा हमें कितना दिया हुआ है? 0। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा हमें कितना दिया हुआ है? 0। अगर हम पहली वाली इक्वेशन को देखें ध्यान से तो उससे हम लिख सकते हैं क्या? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस साइन गामा। सेकेंड वाली इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस कॉस गामा। आया ना? अच्छा, हमें जो रिजल्ट निकालना है वो ये निकालना है। क्या रिजल्ट हमें प्रूव करना है? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा एंड कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा इक्वल टू -3/2। यही तो प्रूव करना है ना? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। यही प्रूफ करना है ना हमने? अच्छा, हमें अल्फा और बीटा एक साथ चाहिए, फिर बीटा गामा एक साथ चाहिए, फिर गामा और डेल्टा एक साथ चाहिए ना? देखो, हमने अल्फा बीटा एक साथ कर लिया अभी, ठीक है। अब हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दो। मतलब इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करो और दोनों को ऐड करो। क्या होगा बताओ? साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, हाँ या ना? अच्छा, इधर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर आएगा कॉस स्क्वायर बीटा और ये आएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, हाँ या ना? अच्छा, इधर आएगा कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अच्छा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये बन गया 2 + 2 कॉमन करोगे तो आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, हाँ या ना? इज इक्वल टू 1। अच्छा, उस फ्राइडे वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्या कि कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये जो होता है ना, ये क्या होता है? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है। अभी के लिए नोट कर लो, फ्राइडे वाली क्लास में सब आ जाएगा। समझ गए क्या? अब बताओ ये क्या बन गया? अभी रुक जाना, ये क्या लिखा है फिर? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। देखो, 2 + 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। यहां से 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -हाफ। तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ये बात कितने लोगों को समझ में आई? अच्छा, जब आपने अल्फा और बीटा को एक तरफ रखा, जब आपने अल्फा और बीटा को एक तरफ रखा तो कॉस अल्फा माइनस बीटा आ गया। अब सोचो, अगर आप बीटा और गामा को एक तरफ रखते तो यहां क्या आ जाता? बीटा माइनस गामा। अरे हाँ, है ना? बाकी तो सब सेम ही होता ना। अल्फा की जगह बीटा आ जाता, बीटा की जगह गामा आ जाता और गामा की जगह अल्फा आ जाता। बाकी कहीं अंतर कोई डिफरेंस आता क्या? नहीं आता ना। तो इसका मतलब सेम एज हम क्या क्या बोल सकते हैं? बोलो। कॉज ऑफ बीटा माइनस गामा भी कितना होगा? -हाफ। कॉज ऑफ गामा माइनस अल्फा भी कितना होगा? -हाफ। तो तीनों का सम कितना होगा? हाँ भाई, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉज ऑफ बीटा माइनस गामा और कॉज ऑफ गामा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? -3। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हो? सभी लोग समझ रहे होगे? गुड, नोट करो जल्दी से। इसमें थोड़ा सा एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री यूज की, तो ये स्टार्टिंग वाला तो नोट नहीं करना है ना? ये नोट करना है क्या? ये वाला ये नोट करना है या कर लिया? हो गया।
चलो ये सेकंड वाला नोट लो, दिख रहा है ना सबको? दिख तो रहा है। सर एक बार स्क्रॉल अप कर दीजिए थोड़ा सा। चलेगा इतना? यस। पंकुड़ी अग्रवाल तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है बेटा, अविरल का भी कैमरा ऑन नहीं है, अयान मिश्रा तुम्हारा कैमरा ब्लैक दिखा रहा है सब कुछ, क्यों? फिर आकाश मल्होत्रा इनका कैमरा नहीं ऑन है, अरुण मिश्रा ऑन नहीं है, क्यों ऑन नहीं भाई इन लोगों का कैमरा? क्लास से बाहर निकाल दिए जाएंगे अभी। अरुण मिश्रा कैमरा क्यों नहीं ऑन है तुम्हारा? है अरुण मिश्रा क्लास में है? अरुण मिश्रा क्लास में हो बेटा? नहीं हो? ओके वेटिंग रूम में जाओ। कैमरा ऑन करके रखिए, नहीं वेटिंग रूम में डाल दिए जाएंगे आप तुरंत। नोट हो गया? समझ गया कि नहीं तरीका? तो ये एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें Z1 Z2 नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें एलसीएम एलसीएम लेने पे बड़े अजीब से टर्म बन जा रहा है। हाँ नहीं लग रहा है, लगता है बट थोड़ा कॉन्जुगेट का ज्यादा यूज हो जाता है, पर उतना यूज करने पे मतलब नहीं, उससे जल्दी इससे हो जाएगा। हो तो जाता है 2 बार कॉन्जुगेट लेने पे, बट जरूरत नहीं। हो गया? ये आर्गुमेंट वाली एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन कराने, बट उससे पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी आ जाएगा फिर। हो गया? बढ़े आगे बताओ। चलिए नोट हो गया ना? चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रायंगल। ऊपर कर दी सर एक मिनट ऊपर कर दीजिए। क्या लिख रहे हो अभी? तो थीटा की डायरेक्शन पे हो गया ये, बोलो, और आर उसका मैग्नीट्यूड हो गया। मतलब ये कहेंगे रेफरेंस पॉइंट से आर यूनिट डिस्टेंस पे थीटा डायरेक्शन पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो कि नहीं? क्योंकि वेक्टर को डिफाइन करने के लिए भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन पर एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है, ये बात दिखी? अच्छा, वेक्टर की तरह बिहेव करता है, तो वेक्टर में आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा, याद है कि नहीं? यस। अगर हम उस पैरेललोग्राम की बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हैविंग या आर यूनिट डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, having and having थीटा एंगल, एंगल का मतलब हो गया डायरेक्शन, वो भी कहां से, पॉजिटिव रियल एक्सिस, एंटी क्लॉक सेंस है ये तो है। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, जेड को हम ट्रीट कर सकते हैं किसकी तरीके से, वेक्टर। समझ रहे हो कि नहीं? जेड जो है वो एक वेक्टर की तरीके बिहेव कर रहा है, जैसे एक वेक्टर लाइन होती है ना, ऐसे। ठीक है? अब आओ जरा सोच के बताना। आपको याद होगा, आपने वेक्टर के लॉ के हिसाब से, अगर चलो एक वेक्टर ये देख लो, पहले इधर ए है, आया ना, हमें ये वेक्टर यहाँ खत्म हो रहा है, बोलो, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हो गया, ये वेक्टर ये है। यहाँ पे ये वेक्टर बनाया, ये वेक्टर क्या है भाई, सॉरी, ये वेक्टर यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हो गया, ये है वेक्टर बी। दोनों को ऐड करते हो तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाता है, ये ट्रायंगल। बोलो भाई, तो पढ़ा होगा सब।
इसको ऐड करोगे तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ जाता है। याद आया कि नहीं? Good. इसी में आपने एक पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा, तो ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर बी। अरे आया ना? तो इसमें क्या करते हैं, ए और बी को लेकर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट किया आपने एक पैरेललोग्राम। ये तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड पैरेलल होती है। तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए। अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी। तो अब इसमें भी ये वाला जो वेक्टर आएगा, इसका जो डायगोनल होगा, ये वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी। और ये वाला जो दूसरा डायगोनल होगा, ये क्या होगा, बी माइनस ए। बी माइनस ए होगा कि नहीं? नहीं समझे? बी माइनस ए क्या होगा, नहीं समझे? समझ गए ना? क्योंकि ए अपोजिट चलेगा ना, इधर ए है तो इधर क्या होगा, माइनस ए प्लस बी, ये वाला आएगा ना। तो ये वाला दूसरा डायगोनल क्या होगा, बी माइनस। ये पैरेललोग्राम दिखा ना सबको, कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। डन है? अब रुक जाना, ये तो अभी बाद में नोट करना, एक साथ अभी देंगे मौका। अब सोचो, अगर मैं आपसे कहूं जेड एक वेक्टर है r1 e की पावर i थीटा 1 और z1 है, z2 है r2 e की पावर i थीटा 2, तो इसका मतलब z1 के लिए मैग्नीट्यूड कितना है, r1, डायरेक्शन कितनी है, z2 के लिए मैग्नीट्यूड है r2 और डायरेक्शन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ आपका z1 और ये क्या हो गया, z2। दिखा सकते हो कि नहीं? अब ध्यान से बस देखते जाइएगा। अब हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये बन गया, देखो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब पैरेललोग्राम के हिसाब से ये वाला जो वेक्टर होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, z1 प्लस z। कितने लोग ये सब बातें समझ रहे हैं? हाँ या ना? गुड। अच्छा, अगर ये z2 है तो इसके अपोजिट में यहाँ क्या होगा, ये बात दिखी है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस z2। अब सोचो, अगर हम z1 और माइनस z2 को लेके पैरेललोग्राम बनाए तो, z1 और माइनस z2 को लेके पैरेललोग्राम बनाए, किसको लेके, z1 एंड माइनस z2। तो ये वाला जो वेक्टर होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दोनों का सम ही तो आएगा। अब दोनों का सम क्या आ जाएगा, z1 माइनस, दिखा सबको, बोलो। अच्छा, एंगल के हिसाब से लें तो ये वाला एंगल θ1 होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, θ2। ये सब तो अब निकाल लेंगे, जरूरत पड़ेगी जहाँ पे। अभी के लिए डायग्राम क्लियर हुआ सबको, बोलो, नोट करो इसको जल्दी से। फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट लिखते हैं, अभी तो हमने सिर्फ डायग्राम बनाया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर क्यों होता है, क्योंकि उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, पोलर फॉर्म। उसको डिफाइन करने के लिए दो चीजें चाहिए, मॉड और एंगल। यानी आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस पता है तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, है ना। और वेक्टर में भी यही दो चीजें चाहिए होती है, क्या क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी तरह ट्रीट होता है, वेक्टर की तरह। जो वेक्टर का बिहेव होता है वही कॉम्प्लेक्स नंबर का बिहेव होता है। बात समझते हो कि नहीं? Good. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 ये है, z2 ये है, तो इसको आप z1 z2 को ज्वाइन करता हुआ एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, और उस पैरेललोग्राम का जो सबसे बड़ा वाला डायगोनल होगा, उसका जो एंड पॉइंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, z1 प्लस z2। ध्यान रखिएगा, अगर आपको z1 और z2 पता है तो z1 प्लस z2 कहाँ होगा ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ होगा, इस पैरेललोग्राम के एंड पे। समझ रहे हो क्या? और z1 माइनस z2 कहाँ होगा, आप z2 को निगेटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे और एक z1 और माइनस z2 को लेके पैरेललोग्राम बना देंगे, तो उसका जो डायगोनल होगा ये वाला, उस डायगोनल के एंड पे क्या होगा, ये ओके हो? अच्छा, ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी, मॉड ऑफ z2। ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी, मॉड z1। तो ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी, मॉड ऑफ z1 प्लस z2।
ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी? मॉड ऑफ। ये बात समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? बोलो। डन हो गया, आगे बढ़ी। 7 इस डायग्राम की जरूरत है। नोट हो गया कि नहीं? डायग्राम में थोड़ा जूम कर देंगे। सर 1 सेकंड दिखा दीजिए तो। क्या दिखा दें? सर एक मिनट ऊपर। यस बस यस सर। कोई लिख लिए? सर 1 मिनट। हो गया ना? चलो अब यस सर। देखो ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, डायग्राम सबको कि नहीं? बोलो भाई। तो इस डायग्राम में आपने क्या क्या लिखा है, जरा मुझे रिकॉल कराओ। आप भाई, ये वाली लेंथ कितनी थी? मॉड ऑफ Z2। ये वाली लेंथ कितनी थी? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z। ये वाली लेंथ कितनी थी? मॉड ऑफ थीटा 1। अभी जरूरत नहीं था, जरूरत कोई। तो इसकी जरूरत लगी तब लेंगे। हाँ भाई, ये वाली मॉड कितना था? मॉड ऑफ Z1 ना। अच्छा, ये वाला मॉड था मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। यहाँ तक सही है। ये वाला मॉड था माइनस Z2, तो ये Z2 ही के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। अब कॉमन से सोच के जवाब देना। अगर ये Z2 है तो ये वाला मॉड भी कितना होगा? दोनों सेम होंगे ना। ये वाला मॉड लेंथ भी कितनी होगी? मॉड ऑफ Z2। अच्छा, अगर ये Z1 है तो ये वाली मॉड लेंथ भी। ये जब समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर ये Z2 है तो ये वाली लेंथ भी समझ में आ रहा होगा। और अगर ये Z1 है तो इसका मतलब ये वाला भी। कितने लोग ये सब चीजें समझ गए भाई? बोलो। लेंथ सारी क्लियर है? पैरेललोग्राम की वजह से ऐसा क्यों? अब ध्यान से लास्ट चीज और सुनिएगा। अगर मैं आपसे ज्योमेट्री वाइज दो लाइनें और की, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल, अब ध्यान से सुनिएगा, क्या ये एक पैरेललोग्राम बनेगा? यस ऑब्वियसली ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है ना? क्यों? अच्छा, ये मॉड Z2 है, ये भी मॉड Z2 है, ये मॉड Z1 प्लस Z2 है, तो ये कितना होगा? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। याद आया कि नहीं? अरे हाँ है ना? अब ध्यान से देखो, आप अब पहले लिख लो ये क्या होगा? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। समझ गए कि नहीं? बोलो। अच्छा, अगर ये मॉड ऑफ Z1 माइनस ये सॉरी ये मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है, तो ये भी कितना होगा? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा। दिख रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये वाला मॉड कितना होगा? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, या तो Z2 माइनस Z1 या Z1। अब याद करो, आपने एक चीज पढ़ी थी कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या होता है? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। याद आया कि नहीं? और मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का मतलब आपने क्या पढ़ा था, अगर याद करोगे तो? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन एंड माइनस हो जाए। याद आया? अब ध्यान से देखिएगा, ये रहा Z1, ये रहा माइनस Z2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। दिखा क्या? और ये रहा Z1 और ये रहा Z2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कितने लोगों को ये सब चीजें समझ आ रही है बताओ? कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात रख सकते हो अभी भी। बोलो भाई। अरे हाँ या ना? क्लियर हुआ? इस डायग्राम में सारी लेंथ समझ में आई कि नहीं आई? सारी लेंथ जल्दी से बनाओ, सारी लेंथ लिखो जल्दी से। के बाद इस डायग्राम का आखिरी एनालिसिस ये है। ए बी तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 पता है, तो आप Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 की लोकेशन निकाल लोगे कि नहीं, ये बताओ? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 पता है तो Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 की लोकेशन निकाल लोगे कि नहीं सब लोग? बोलो भाई। नहीं जरूरत।
जल्दी बताइए थोड़ा सा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट दीजिए। हो गया, लिखिए। यस। चलो आगे बढ़े। लिखिए ना। अब आओ, ट्रायंगल आपके पास डायग्राम बना है ना सबके पास? अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में आपको पता होता है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको पता है ना, सम ऑफ टू साइड हमेशा क्या होता है? सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये पता है? बोलो भाई। अच्छा, थर्ड साइड और डिफरेंस ऑफ टू साइड क्या होता है? बोलो। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज क्या होता है? लेस देन थर्ड साइड। ये दोनों रूल पता है कि नहीं? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। अरे हाँ या ना बताओ। चलिए अब जरा अपने डायग्राम डायग्राम बना है ना सबकी कॉपी में? एबीसी पॉइंट लिख लिए थे, ए बी सी और डी, चार पॉइंट इंडिकेट करो। ए बी सी डी कर लिए इंडिकेट? बोलो। अब जरा ट्रायंगल एबीसी बनाओ, अलग से ट्रायंगल एबीसी बनाओ, क्या बनेगा बताओ? देखो ट्रायंगल एबीसी कुछ ऐसा बन के आएगा, ए बी सी, ये लेंथ है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये लेंथ है मॉड Z1, ये लेंथ है मॉड Z2। बताओ, दिखा सबको? अच्छा, अब आपने पढ़ा है ना ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड ऑलवेज थर्ड साइड से, इसका मतलब ए बी प्लस बी सी जो है वो हमेशा ए सी से बड़ा होगा। तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 जो है वो हमेशा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 से बड़ा होगा कि नहीं? हाँ या ना? ये स्टेटमेंट कितने लोगों को दिख रहा है? सबको दिख रहा होगा। बोलो, कोई डाउट? अच्छा, डिफरेंस ऑफ टू साइड हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा? इसका मतलब ए बी और बी सी का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा थर्ड साइड ए सी से छोटा होगा कि नहीं? ए बी और बी सी का डिफरेंस क्या होगा? मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, ये हमेशा छोटा होगा किससे? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। क्या है दोनों रूल सबको समझ में आया? ये बताओ। अरे हाँ या ना? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। दिख गया? यानी ओवरऑल हमने क्या पढ़ा कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 हमेशा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से छोटा रहेगा और हमेशा मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 से बड़ा रहेगा। देख लो, ये बात कितने लोगों को समझ आई? और Z1 एंड Z2 ये इनइक्वालिटी लगेगी हमेशा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी ट्रायंगल से आई है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर। तो यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमेशा उनके दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी जो मॉडुलस होता है, वो दोनों के मॉडुलस के सम से हमेशा छोटा होता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और दोनों के मॉडुलस डिफरेंस से हमेशा बड़ा होता है, इससे छोटा नहीं। हो गया? सर वन। अच्छा, अब जरा आप अपने डायग्राम से ट्रायंगल ए बी डी देखो। ट्रायंगल ए बी डी बनाओ। ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ये शायद है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये है शायद मॉड Z1,
ये है मॉड Z1, ये मॉड Z2। देखो तो सही बना है, BD मॉड Z2 है ना। सही। देख लो भाई, ये आ गया, बन गया। अब अभी भी सेम लॉजिक, क्या सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा कि नहीं? इसका मतलब AB और BD का जो सम होगा, इसका सम AB और BD का जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा AD से। बोलो, इसका मतलब मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से। हाँ या ना? अच्छा, डिफरेंस ऑफ टू साइड करो, यानी AB और BD का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा कि नहीं? इसका मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से छोटा होगा कि नहीं? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फॉर Z1 एंड Z2 मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 भी करोगे तो भी वो किससे छोटा आएगा? हमेशा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 से वो किससे बड़ा आएगा? मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के डिफरेंस से। क्लियर हुआ कि नहीं? अरे हाँ, है ना? अच्छा, आप देखो ध्यान से, दोनों रिजल्ट अगर मैं एक ही फ्रेम में आपके दिमाग में सेट करूं तो ऐसे सेट होते हैं। देखो इधर कि Z1 प्लस Z2 लिखा है कि नहीं? तो ये क्या लिखा है? Z1 माइनस Z2। क्या हम इसको Z1 माइनस Z1 प्लस माइनस Z2 लिख सकते हैं? बोलो, यानी Z2 की जगह हमें इस रिलेशन में क्या रखना है हर बार? माइनस Z2। और मॉड के अंदर माइनस का कोई मतलब, मॉड के अंदर माइनस का कोई मतलब, इसीलिए रिजल्ट सेम है। समझ पाए क्या? तो इसका मतलब अगर मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी को कंबाइन बोलूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, फॉर Z1 एंड Z2 मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉड हमेशा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से क्या रहेगा? छोटा। और ये हमेशा मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के मॉड से क्या रहेगा? ये बात कितने लोगों को दिखी भाई? दैट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब बात करेंगे इक्वलिटी होगी तो क्या सिचुएशन बनेगी। पहले इनइक्वालिटी समझ लो, फिर इक्वलिटी की बात करेंगे। वैसे इस इनइक्वालिटी का यूज हम बहुत ही रेयर करेंगे, जब करेंगे बिना इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करेंगे, बट इसका भी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इसलिए बताई गई। हो गया? अच्छा, अगर Z1 Z2 और ओरिजिन एक ट्रायंगल बनाएंगे, पहले चल लिख लो फिर बनाए। हो गया यहाँ तक ना? सर लिख नोट कर रहे लिए ना? सर लिख रहे हैं। यहाँ तक हो गया? अब जैसे इस पर बेस में एक बहुत आसान सा क्वेश्चन फ्रेम करूं, मैं आपसे कहूं कि मॉड Z1 जो है वो 3 है और मॉड Z2 जो है वो 5 है, तो बताओ देन मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 कहां से कहां लाई करेगा? एंड मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, इसकी रेंज बताएं। ये तो बता दोगे आराम से। बोलो भाई, बता देंगे सब लोग कि नहीं? क्यों? इसकी रेंज तो निकालना आसान है ना? क्यों? हमें पता है ना, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 हमेशा कहाँ लाई करेगा? मॉड Z1 प्लस Z2 से मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के बीच में। हाँ है ना? अब हमें सारे मॉड तो पता ही है, तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2। बोलो भाई, सेम एज हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 भी मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के बीच में होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 की भी मैक्स वैल्यू क्या होगी? 8। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो दोनों की रेंज कितनी आएगी? 2 से 8। बोलो भाई, कितने लोग ये सब समझ रहे हैं? समझ गया ना? क्या अभी तक क्या था? जीरो Z1 और Z2 एक ट्रायंगल बना रहे थे, इसीलिए आपने ट्रायंगल में ये इनइक्वालिटी निकाली है। आया ना? यानी जब जीरो Z1 और Z2 ट्रायंगल बनाते हैं
तो सम ऑफ टू साइड थर्ड साइड से बड़ा होता है। सोचो अगर सम ऑफ टू साइड थर्ड साइड के बराबर हो तीनों पॉइंट, कल से नोट हो गया, नोट कर लिया ना ये सब? सर कर रहे। करो करो। तब तक एक चीज बताओ, ये ट्रायंगल है ठीक है, सम ऑफ टू साइड मतलब ए बी और ए सी का सम हमेशा बीसी से बड़ा होगा, तो ट्रायंगल बनेगा ना। अगर यही सम बीसी के बराबर हो गया तो क्या ये ट्रायंगल बनेगा? तो ये ए पॉइंट ऊपर या नीचे नहीं बीसी लाइन पे ही आ जाएगा ना। तो इसका मतलब अगर ये इक्वलिटी होल्ड होगी तो ए बी सी तीनों पॉइंट एक ही। आप समझे कि नहीं? हाँ या ना? इसका मतलब अगर ये इनइक्वलिटी है तब तो Z1 ओरिजिन और Z2 भाई 3 पॉइंट स्टार्टिंग से आप लेके चल रहे हैं ना, 0 Z1 और Z2, उसी की हेल्प से तो बाकी सारे पॉइंट आपने बनाए ना। अरे बोलोगे तो ये इनइक्वलिटी अगर है तो इसका मतलब ओरिजिन Z1 और Z2 एक लाइन पे नहीं। अब अगर बीच में इक्वलिटी साइन आ जाए मतलब ये और ये, तो इसका मतलब ओरिजिन Z1 और Z2 क्या होंगे? एक लाइन पे होंगे। ये बात कितने लोगों को समझ आई ये बताओ? यानी हम कह सकते हैं कि इफ मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, तो ऐसा कब होगा? मतलब ये अगर इक्वलिटी होल्ड हो तो ऐसा तभी होगा जब 0 Z1 एंड Z2 क्या होंगे? लाई ऑन सेम लाइन। यानी तीनों पॉइंट कैसे होने चाहिए? कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो इक्वलिटी होल्ड होगी, अदरवाइज हमेशा क्या होल्ड होगी? इनइक्वलिटी। इक्वलिटी तभी होल्ड होगी जब तीनों पॉइंट क्या होंगे? एक ही लाइन। देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। तो इक्वलिटी तब होल्ड होगी जब 0 Z1 और Z2 एक लाइन पे हो। बोलो, देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। क्या ये बात सभी को समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक लाइन से हमारा मतलब क्या है वो देख लो, तो फिर फाइनल स्टेटमेंट क्लोज कर दें। यानी हमने ये फील किया कि ओरिजिन Z1 और Z2 एक लाइन पे है, तो एक लाइन पे होने के दो केस हैं। पहला, ओरिजिन के आगे Z1 Z2 हो, बोलो, और दूसरा Z1 Z2 के बीच में ओरिजिन हो। उसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है? दिमाग में आ रहा हो तो बताओ, तो बोलो भाई। किसी के दिमाग में कोई केस आ रहा हो तो बताओ भाई। या तो ओरिजिन Z1 Z2 के एक तरफ हो, आगे या पीछे कहीं भी हो कोई फर्क नहीं। समझ गए कि नहीं मेरे बात? या तो यहाँ हो Z1 Z2, या ऐसा भी तो हो सकता है ना Z1 Z2 यहाँ हो। बात सेम ही हो गई ना। ओरिजिन Z1 Z2 के एक तरफ, दूसरे केस में ओरिजिन Z1 Z2 के, भाई लाइन का मतलब तो यही हुआ ना, बट है तीनों एक ही लाइन। अब कहां पे कब क्या डिफरेंस होगा वो फील करिएगा बस। देखो इस केस में मुझे बताना, ये Z1 डिस्टेंस है और ये Z2 डिस्टेंस है, हाँ या ना? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1। मॉड में माइनस का कोई खास अंतर थोड़ी ना है। बोलो भाई। तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है बीच की, ये वाली डिस्टेंस Z1 माइनस Z2 है। कितने लोग ये बात समझ रहे हो? गुड। ये वाली पूरी डिस्टेंस कितनी है? मॉड Z2। और ये वाली पूरी डिस्टेंस कितनी है? तो सोच के जवाब दीजिएगा। मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 जो है वो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के बराबर है नहीं? मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 दोनों का डिफरेंस, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया है। यस तो ये के बराबर आएगा नहीं आएगा? हाँ या ना? इस बात से कितने लोग एग्री हुए? यस। अभी रुकिएगा। अब अगर हम सोचो Z2 को दूसरी तरफ लेंगे तो ये पॉइंट क्या बनेगा? माइनस Z2 बनेगा कि नहीं? हाँ या ना? अब बताओ Z1 और माइनस Z2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होगी कि नहीं? हाँ या ना? कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हो?
इसका मतलब ये डिस्टेंस हुई मॉड Z1, ये डिस्टेंस हुई मॉड Z2, ये डिस्टेंस मॉड Z2 होगी कि नहीं, ये बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस मॉड Z2 होगी कि नहीं, बोलो भाई। अब ये डिस्टेंस हुई मॉड Z2, ये डिस्टेंस हुई मॉड Z1, दोनों का सम किसके बराबर आ गया, मॉड ऑफ। तो भी सेम डायग्राम बनेगा कि नहीं। इसका मतलब अगर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के बराबर हो तो भी सेम सिचुएशन है। दोनों सिचुएशन देखी। गुड। अब इधर आओ, इधर क्या क्या दिख रहा है आपको, अभी तक क्या क्या दिख रहा है, बोलते जाना। ये वाली डिस्टेंस कितनी दिख रही है, मॉड Z1। ये वाली डिस्टेंस कितनी दिख रही है, बोलो। अच्छा, ये पूरी डिस्टेंस कितनी दिख रही है, Z1 माइनस Z2 ना। अरे हाँ, है ना। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। दिखा कि नहीं, बताओ। गुड। अब अगर हम Z1 को उठा के उधर ले आए, या Z2 को उठा के इधर ले, चलो Z1 को इधर ले लो। एक काम करो, Z1 थोड़ा सा बड़ा बनाओ तो अच्छा लगेगा, हाँ, है ना। उधर ले जाने में फिर आराम रहेगा ना। अब ये वाली पूरी डिस्टेंस हो गई है मॉड Z1, ठीक है। तो अब ये वाली मॉड Z2। अच्छा, अब Z1 को उठा के आप उधर ले गए तो ये वाला पॉइंट अब क्या बन जाएगा, माइनस Z1 होगा कि नहीं। अरे हाँ, है ना। तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस अब कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, मॉड Z1। वेरी गुड। और ये वाली छोटी सी डिस्टेंस कितनी बनेगी, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। दिख रहा है कि नहीं सबको, बोलते जाना। अब बताना मुझे, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की वैल्यू कितनी आएगी, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। बोलो भाई, दिखा क्या। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके बराबर आ गया, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। अरे हाँ, है ना। अच्छा, आपके सामने इतनी सारी सिचुएशंस आ गई हैं। अब आपको रिकॉल कैसे रखना है वो देखो भाई। ऑब्वियसली ना, यहाँ पर जब आपने इक्वलिटी लगाई थी ना ये वाली, तो चार इक्वलिटी थी। एक बार प्लस के साथ दोनों लो, और एक बार माइनस के साथ दोनों। अरे हाँ या ना, दिखा कि नहीं। अब आप ये कैसे याद रखोगे कि किस टाइम पर कौन सा डायग्राम बनेगा, याद भी तो रखना पड़ेगा ना। अब ध्यान से देखिएगा, जब Z1 प्लस Z2 मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के बराबर है, तो उसी समय Z1 माइनस Z2 का डिफरेंस डिफरेंस के बराबर है। दिखा, मतलब जब एक साइड प्लस वाला है तो दूसरी साइड माइनस वाला है। नहीं समझे क्या बोला ये बात। जब इस साइड प्लस वाला रिजल्ट है तो इस साइड माइनस वाला रिजल्ट है, साइमल्टेनियसली सेम डायग्राम। हाँ या ना। गुड। जब इस साइड माइनस वाला रिजल्ट है तो सेम डायग्राम में इस साइड कौन सा रिजल्ट होगा, देखा कि नहीं। नहीं समझे अभी क्या बोला, फिर से देखो। पहले में यहाँ पर रिजल्ट था Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, सेम डायग्राम। तो यानी इस साइड से प्लस वाला रिजल्ट था कि नहीं था इक्वल, तो इस साइड से माइनस वाला रिजल्ट इक्वल हुआ कि नहीं, सेम डायग्राम के अंदर। हाँ या ना। अच्छा, अगली बार आओ, इस बार माइनस वाला रिजल्ट है इस वाले डायग्राम में, है ना। तो दूसरी साइड से कौन सा रिजल्ट आ रहा है, प्लस। और दिख रहा है कि नहीं भाई। तो इसका मतलब एक साइड से अगर माइनस वाला रिजल्ट इक्वल है तो दूसरी साइड से सेम डायग्राम में कौन सा रिजल्ट इक्वल होगा, और अगर एक साइड से प्लस वाला रिजल्ट इक्वल है तो दूसरी साइड से साइमल्टेनियसली कौन सा रिजल्ट इक्वल होगा। देखा, ये कैसे दिमाग में रखोगे, किस डायग्राम में प्लस वाला रिजल्ट है, किस डायग्राम में माइनस वाला, एक साइड से तो दूसरी साइड वाला तो जस्ट अपोजिट लेना ही है ना। उसके लिए देखो, कॉमन सेंस लगाना। अगर पहले डायग्राम की बात करें और हम कहें कि मॉड Z1 और मॉड Z2, मतलब Z1 Z2 एक तरफ है, दिख गया। तो सोचो, मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 ये है, दोनों का डिफरेंस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के बराबर है। बोलो, इसका मतलब दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 हो जाएगा ना।
नहीं समझे, कंफ्यूज? देखो फिर से देखो, सर नहीं ये मॉड Z1 है, ये मॉड Z2 है, दोनों का डिफरेंस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है कि नहीं है बताओ? मॉड ऑफ Z1 और Z2 का जो डिफरेंस है वो इसके बराबर है। तो अगर डिफरेंस इसके बराबर है तो इसका मतलब यहाँ अगर माइनस आ गया तो अगली बार यहाँ प्लस वाला रिजल्ट आएगा ना। अरे हाँ या ना? अरे नहीं समझे? चलो अगर इसको भी नहीं समझे तो इसको ऐसे नहीं समझा, ठीक है? आखिरी रास्ता समझाने का फिर से देखो, ये वाला रिजल्ट और ये वाला सॉरी, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट कब होगा ये दिमाग में सेट करना। तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दिमाग में सेट हो जाएगा भाई ऑब्वियसली ना। अगर इधर से प्लस वाला होगा तो इधर से क्या होगा, अगर इधर से माइनस वाला होगा तो इधर से क्या होगा। ये तो ओके हो ना, ये कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं? अब बस लास्ट चीज यही बना लो। अगर जैसे मान ले आपके सामने क्वेश्चन आया कि इफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये तो फील आ रहा है ना कि Z1 Z2 और ओरिजिन तीनों एक लाइन पे होंगे। बस हमें ये डिसाइड करना है कि ओरिजिन Z1 Z2 के एक तरफ होगा या बीच में होगा, हाँ या ना? अब देखो ये स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा है, Z1 प्लस Z2 का मतलब होता है Z1 और किसके बीच की डिस्टेंस, माइनस Z2, और दोनों का सम Z1 और Z2 के सम के बराबर है। यानी Z1 की डिस्टेंस इस बार Z2 से नहीं लेनी है, किससे लेनी है? यानी यहाँ Z1 होगा और यहाँ माइनस Z2 होगा, तो उसका मतलब Z2 ओरिजिनली कहाँ होगा, एक तरफ। याद रखने का तरीका समझ में आया कि नहीं? अच्छा अगर ऐसा हो कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इस बार मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के बराबर हो, तो इसका मतलब Z1 और Z2 के बीच के डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस के सम के बराबर है। इसका मतलब अब Z1 और Z2 दोनों अपोजिट होंगे कि नहीं, तभी तो सम आएगा। यानी अब Z1 Z2 यहाँ होंगे और बीच में होगी। कितने लोगों को ये चीज फील आ रही है? इससे डायग्राम कैसे कनेक्ट करोगे, फील आया कि नहीं ये बताओ जल्दी, हाँ या ना? अच्छा अगर ये वाला कनेक्ट हो गया, प्लस वाला रिजल्ट यहाँ वैलिड है, तो इसका मतलब दोबारा में कौन सा रिजल्ट लिखोगे, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 किसके बराबर होगा, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के मॉड के सेम डायग्राम में, हाँ या ना? और अगर माइनस वाला यहाँ वैलिड है तो अगली बार क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके बराबर होगा, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के मॉड के सेम डायग्राम। तो हमें सिर्फ ये वाला डायग्राम ध्यान रखना है, इससे इस डायग्राम को कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट कर लेंगे कि नहीं? यानी जब ये सिचुएशन होगी तो Z1 Z2 एक तरफ होंगे, जब ये सिचुएशन होगी तो Z1 Z2, बोलो भाई। अच्छा अब लास्ट और आखिरी चीज, आर्ग्यूमेंट। जब Z1 Z2 एक तरफ होंगे तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट Z1 और Z2 के बीच का आर्ग्यूमेंट 0 डिग्री होगा कि नहीं, एक ही लाइन पे है ना। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना होगा, क्योंकि दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम होगा ना। यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 0 डिग्री होगा कि नहीं। यानी हम कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 जो है वो कितना आएगा, 0। अब बताओ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है या नहीं, 0 है तो रियल लाइन पे ही होगा ना। तो इसका मतलब इस केस में Z1 बाई Z2 कैसा होगा, प्योरली, यानी जब इक्वलिटी होल्ड होगी ये वाली तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 हमेशा 0 आएगा और Z1 बाई Z2 कैसा होगा, प्योरली। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना? अच्छा प्योरली रियल होने के साथ साथ इसका जो रियल पार्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बोलो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट 0 है ना। अरे हाँ या ना? अब इस पे आओ। अब बताओ Z1 और Z2 दोनों अपोजिट साइड हैं कि नहीं, तो इसका मतलब दोनों के आर्ग्यूमेंट का जो डिफरेंस है वो कितना दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं सबको? इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना आ रहा है, 5। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अभी भी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 कितना है, 5। मतलब अभी भी Z1 बाई Z2 कैसा है, प्योरली। बड़ा फर्क सिर्फ इस बात का है कि इसका रियल पार्ट इस बार कैसा है। यानी ओवरऑल हमारे पास ये आया कि इक्वलिटी तभी होल्ड होगी जब Z1 बाई Z2 कैसा होगा, अदरवाइज इक्वलिटी कभी होल्ड। जब सेम साइड होंगे तो आर्ग्यूमेंट 0 हो जाएगा, जब अपोजिट साइड होंगे तो आर्ग्यूमेंट
यानी Z1 और Z2 के बीच का आर्ग्यूमेंट यहाँ 0 होगा, यहाँ Z1 और Z2 के बीच का आर्ग्यूमेंट कितना होगा? कितने लोग ये सब चीजें समझ रहे हो? हाँ या ना? अब एक्चुअल में आईआईटी ने ये क्वेश्चन एक बार पूछ रखा है, देखो जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखूंगा तो आप डायरेक्ट आंसर दो। उन्होंने कहा कि इफ, एक सेकंड अभी सब देंगे मौका, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, और आपसे उन्होंने पूछा फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2। अब सोचो Z1 प्लस Z2 मॉड Z2 के बराबर है, यानी इक्वलिटी होल्ड हो रही है, इसका मतलब Z1 और Z2 सब एक लाइन पे होंगे, बट हमें ये डिसाइड करना है कि ओरिजिन बीच में होगा या एक तरफ। अब हमने देखा Z1 और माइनस Z2 के बीच के डिस्टेंस जो है वो सम के बराबर है, इसका मतलब Z1 और माइनस Z2 अपोजिट साइड होंगे। कनेक्ट वैसे ही करना है, Z1 और माइनस Z2 अपोजिट साइड होंगे कि नहीं होंगे, इसका मतलब Z2 और Z1 कैसे होंगे, सेम साइड हो जाएंगे कि नहीं? ये बात कितने लोग समझ पा रहे हो? इसका मतलब ओरिजिन Z1 Z2 सेम साइड में आ गए, जैसे ही सेम साइड में आए तुरंत आप कहेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 कितना हो गया। क्या ये बात समझ पा रहे हो? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तो इक्वलिटी होल्ड होने पे क्या होगा, ये बात समझ में आ गई। इक्वलिटी कब होल्ड होगी? जब ओरिजिन Z1 और Z2 या एक ही लाइन पे होंगे। ओरिजिन Z1 और Z2 क्या होंगे, एक ही लाइन पे, और Z1 बाई Z2 क्या होगा, प्योरली, यानी कि पूरी ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो आई वो ये आई, फॉर Z1 एंड Z2 mod of Z1 plus minus Z2 is less than or equal to mod Z1 plus mod Z2 greater than or equal to mod of Z1 minus mod of Z2, है ना? एंड इक्वलिटी कब होल्ड होगी? when origin Z1 and Z2 lie on same line, अदरवाइज हमेशा क्या रहेगी, इनइक्वालिटी, क्योंकि अदरवाइज हमेशा ट्रायंगल बनेगा ना। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का फाइनल स्टेटमेंट है पूरा। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। आप कोई कुछ पूछ रहा था वो पूछना शुरू करें। पहले नोट करने की, कहाँ से नोट करना है, यहाँ से नोट करना ना, नहीं यहाँ से नोट करना, यहाँ से ना। यस सर। अभी कोई कुछ पूछना चाह रहा था, आप बोले वो बात। हाँ सर एक फाइंड मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z माइनस 2i, ये क्वेश्चन लिखा गया। अब Z के साथ हमें क्या चाहिए था भाई, इससे पहले हमें सिर्फ Z चाहिए था तो हमने Z को सेपरेट किया कि नहीं, बट अब हमें Z के साथ क्या चाहिए, -2i। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, यहाँ पे हम Z माइनस 2i बनाएंगे तो हमें 2i एक्स्ट्रा में और चाहिए होगा। कितने लोग ये बात समझ पाए बोलो? अब इस Z माइनस 2i को हम अलग एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान के साइड करेंगे और बाकी बचे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को एक तरफ कर लेंगे। तो बाकी बचा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सामने क्या है, 2 माइनस 3i है कि नहीं, बताओ? और Z माइनस 2i एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। कितने लोग ये बात देख पाए? वाई वी आर टेकिंग Z माइनस 2i, क्योंकि अब हमें Z माइनस 2i के मॉडुलस पे कमेंट करना है, तो हमें Z माइनस 2i को सेपरेट करना पड़ेगा, हाँ या ना? अब बाकी तो आपने अभी सीखा ही है। अच्छा, हमने इसी साइड वाली इक्वलिटी क्यों लगाई है, क्योंकि ये वैल्यू लेस है, तो इसको और छोटा कर सकते हैं। इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, और हम इसको बड़ा नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम इसी साइड वाली इनइक्वालिटी सोचेंगे। तो इसमें भी इस साइड वाली इनइक्वालिटी क्या बोलते हो, मॉड ऑफ Z माइनस 2i का मॉड, समझ में आ रहा है कि नहीं, माइनस मॉड ऑफ 2 माइनस 3i का मॉड, बोलो भाई। और ये हमेशा किससे छोटा होगा, मॉड ऑफ Z माइनस 2i माइनस 2 माइनस 3i का मॉड, और ये 2 से छोटा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ Z माइनस 2i बोलते जाना, और इसका मॉड कितना आएगा, 4 प्लस 9 13 आएगा क्या, बोलो भाई। तो ये आया √13, और ये किससे लेस आ गया, 2 से। अब रेस्ट तो कर ही लेना है। मॉड ऑफ Z माइनस 2i माइनस √13 किसके बीच में होगा, -2 से 2। इसका मतलब मॉड ऑफ Z माइनस 2i किसके बीच में आ रहा है इस बार, √13 माइनस 2 से √13 प्लस 2। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हो? कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओगे, बोलो भाई। कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बोलो। क्या ये बात समझ आ रही है? पक्का? कोई डाउट?
किसी के पास कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बोलो। अब रुकना जरा एक प्रश्न और कर पाओगे। चलो पहले नोट कर लो। नोट क्या भेज भेज देंगे फिर तो। एक क्वेश्चन यही यहाँ पे क्वेश्चन करके तो दिखाओ यार। चलो पहले मैं एक हिंट दे देता हूँ। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछता फिर होमवर्क में दे दूंगा वो सारे कि जेड माइनस टू प्लस आई, ये था ना, लेस देन टू है, और मैंने आपसे पूछा फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ आई जेड प्लस थ्री आई प्लस थ्री और लो 3i और साथ में 4b। अब आपको इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो दोनों क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम। आप ये क्वेश्चन अगर कर लेते अगर यहाँ आई नहीं होता, अगर हम आई हटा देते तो ये क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे कि नहीं बोलो। तो इस क्वेश्चन में समस्या किस बात की है? आई की है, ये बात फील हो रही कि नहीं? अगर ये आई हटा लें तो काम हो जाएगा कि नहीं? अच्छा ये तो आपको सभी को पता है ना, आई का मॉड कितना होता है? मॉडुलस ऑफ आई, अरे रूट अंडर वन। हाँ या ना? अच्छा ये भी आपको पता है कि मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है वो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 होता है। हाँ या ना? बस आई हटा लो। आई कैसे हटाओगे? यहाँ से आई कॉमन, अंदर बचेगा Z प्लस थ्री माइनस फोर आई। हाँ या ना? माइनस फोर आई क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर लिख लेंगे। दिखा क्या? अच्छा अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, तो मॉड आई मॉड जेड प्लस थ्री माइनस फोर है। अब कॉन्फिडेंस आया क्या? यानी जो हमें वैल्यू पूछी गई है वो बेसिकली ये पूछी गई। कितने लोग ये बात समझ पाए मैंने क्या कर दिया ये? अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप में से सभी लोग निकाल लेंगे ऐसा मुझे फील हो रहा है। बोलो इसकी हेल्प से निकाल लोगे कि नहीं? तो ये आई प्रॉब्लम था, आई हमने हटा लिया। आई कैसे हटा दिखा? इसकी जगह हमने लिख दिया क्या? माइनस आई स्क्वायर। बोलो भाई, और पूरे से एक आई को क्या कर लिया? कॉमन। आया ना? और मॉड आई वन होता ही है, हमें पता ही है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसकी हेल्प से सबसे पहले ये यहां बनाएंगे ना, तो पहले यहां बनाएंगे तभी तो इनइक्वालिटी लगा पाओगे। हाँ या ना बोलते हैं ना? अब ये यहां कैसे बनाओगे बताओ? बना दो जेड प्लस थ्री माइनस फोर आई। अब इसका मतलब माइनस थ्री प्लस फोर आई एक्स्ट्रा में चाहिए होगा, और बाकी चीजें जो एक्स्ट्रा में है वो तो है ही ना हमारे पास। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कलेक्ट करो। एक तो ये हो गया जेड प्लस थ्री माइनस फोर आई। एम आई करेक्ट और नॉट? समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग? एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर यही हो गया जो यहाँ लिखा है। अच्छा दूसरा इसको सॉल्व वॉल्व करो, क्या आ रहा है बताओ? माइनस फाइव है, यही आ रहा है क्या? बोलो भाई। अच्छा ये लेस देन टू दिया है, ये भी लेस देन टू होगा। अच्छा इसको और छोटा बोल सकते हैं कि नहीं? मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री माइनस फोर आई और किसका डिफरेंस? लो फाइव माइनस फाइव आई के मॉड का डिफरेंस। एम आई करेक्ट और नॉट? अच्छा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री माइनस फोर आई माइनस इसका मॉड कितना आएगा? फाइव रूट टू। क्या ये टू से लेस आ गया? इसका मतलब मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री माइनस फोर आई बेटा किससे लेस आ रहा है? माइनस फाइव रूट टू। किसके बीच में आ रहा है? माइनस टू से टू। कितने लोग समझ रहे हो? तो मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री माइनस फोर आई की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? फाइव रूट टू माइनस टू। और मैक्स वैल्यू कितनी आ रही है? फाइव रूट टू प्लस। कितने लोग समझे भाई? ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज समझ आया? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने में कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। डन हो गया क्वेश्चन? हाँ या ना? चलिए नोट्स में भेज दूंगा अभी।